हेलो फ्रेंड्स, 15 मई की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 10 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है जी इवोक्स पंचशील एज इंडिया स्किप्स मीट। तो ये है बेल्ट एंड रोड फोरम इनिशिएटिव जो है चाइना का, उसकी समिट हुई थी ये। तो ये 14-15 2 दिन के लिए ये समिट हो रही है इन चाइना। तो यहाँ पे इंडिया ने ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजे हैं, वो हमने डिस्कस किया है पहले भी, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है, जो बेल्ट एंड रोड फोरम का पार्ट है, तो वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है और ये पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से पास होता है। तो ये हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसीलिए हमने यहाँ पे नहीं भेजा है कोई रिप्रेजेंटेटिव ऑफिशियली। और इसके अंदर अब चाइना ने जो जो स्टेटमेंट्स दिए वो ये थे कि हम पंचशील को सपोर्ट करते हैं। तो पंचशील जो है ये इंडिया चाइना के जो बायलैटरल अग्रीमेंट हुआ था इन 1954, तब ये मेंशन किया गया था पंचशील। देन अंडर देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जो थे। तो पंचशील अग्रीमेंट में ये 5 पॉइंट्स है कि बायलैटरल रिलेशंस कंट्रीज के बीच में कैसे होनी चाहिए। तो वही वो प्रेसिडेंट ऑफ चाइना जी जिनपिंग हाईलाइट कर रहे हैं कि जो चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इनिशिएटिव्स लेगी अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो इस पंचशील को फॉलो करेंगे। मतलब हम कोई कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में मेडल नहीं करने वाले हैं, हम कोई अपना सोशल सिस्टम वहां एक्सपोर्ट करके वो फॉलो करने के लिए नहीं एम्फोसिस करेंगे। तो वो हमारा इंटेंशन नहीं है, वो क्लैरिफाई किया गया बाय चाइना इन दिस समिट। तो वो है चाइना। और एक पॉइंट है कि अब वो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करती हुई दिख रही है। तो ग्लोबलाइजेशन जो वेस्टर्न पावर्स इसको अपहोल्ड करते थे, तो यूएस मेनी यूरोपियन कंट्रीज, अब हम देख रहे हैं कि वो ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट हो गई है, क्योंकि अगर चाइना जो है वो अब मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, तो काफी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट चाइना करती है इन ऑल दीज कंट्रीज। तो उस वजह से जो ट्रेड रिलेशंस भी है वो काफी चाइना के फेवर में है। हमने यूएस चाइना ट्रेड रिलेशंस भी देखा था 1-2 दिन पहले, तो उसमें यही था कि काफी ज्यादा डेफिशिट है, यूएस को डेफिशिट है, ट्रेड डेफिशिट है, चाइना के पास ट्रेड सरप्लस है। तो इसीलिए अब ये कंट्रीज इकोनॉमी क्लोज कर रही है। इवन मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, पीपल मूवमेंट के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लाए जा रहे हैं ऑन वीजाज एक्सेट्रा, वो भी हम देख रहे हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज अब क्लोज हो रही है एंड चाइना इज बिकमिंग द न्यू डिफेंडर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो वो एक पॉइंट सामने आ रही है। और ये इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया, पर और जो कंट्रीज थी जिनको चाइना के साथ डिस्प्यूट्स है, जैसे जापान, वियतनाम, इनके सीरियस मैरिटाइम डिस्प्यूट्स है चाइना के साथ, फिर भी उन्होंने अपना ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फोरम में भेजा। और एक पॉइंट है कि चाइना ने, इवन इंडिया ने पीओके से पास होते हुए रीजन देके ही नहीं पार्टिसिपेट किया यहाँ पे। तो चाइना ने एक्चुअली पाकिस्तान के साथ और एक एमओयू साइन किया है फॉर अनदर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। ये पावर प्रोजेक्ट है, पावर प्रोडक्शन होगा इससे अराउंड 40,000 मेगावाट्स का, इंडस रिवर कास्केड। तो ये जो है, ये प्रोजेक्ट भी पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन से पास होता है। तो ये भी एक पॉइंट। और ये पंचशील के बारे में जो 1954 इंडिया चाइना अग्रीमेंट में लाया गया। तो ये जो 5 पॉइंट्स है वो यही है कि एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करना है, सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना है, अग्रेसिव नहीं होना, म्यूचुअल नॉन अग्रेशन के एक दूसरे से मतलब अटैक मोड में नहीं है, और नॉन इंटरफियरेंस इन इंटरनल अफेयर्स। फिर इक्वालिटी होना चाहिए, म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए, कोई भी एक्शन लिया जा रहा है दोनों कंट्रीज को बेनिफिट होना चाहिए। एंड फाइनली पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, के सारे कंट्रीज पीसफुली, दोनों कंट्रीज बायलैटरल है तो दोनों कंट्रीज, और अगर मल्टीलैटरल फोरम में ऐसे हो रहा है तो ये सारी कंट्रीज पीसफुली कोएग्जिस्ट करें। तो ये पंचशील है। फिर अगला न्यूज आइटम है पाकिस्तान डिटेन्ड सईद फॉर स्प्रेडिंग टेरर। तो ये हफीज सईद जो है, ये फाउंडेड लश्कर ए तोयबा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन 1999 में बनाई गई थी और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंडियन पार्लियामेंट अटैक्स दिसंबर 2001 में। फिर इवन इन द सबर्बन मुंबई ट्रेन अटैक्स जो थे उसमें भी लश्कर ए तोयबा सस्पेक्टेड है बिहाइंड दीज अटैक्स इन 2006। फिर इवन द 2008 मुंबई टेरर अटैक्स हुए थे जिसमें कसाब वाज कॉट एज सच, वो अटैक्स में भी लश्कर ए तोयबा एंड जमातुद्दावा फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है लश्कर ए तोयबा का, इसको भी यूनाइटेड नेशंस ने बैन किया है 2008 में। तो ये जो है, तो इन केसेस में फिर हफीज सईद हैज बीन पुट अंडर हाउस अरेस्ट। हाउस अरेस्ट में पाकिस्तान ने उनको कई बार डाला है, तो अब फिर से हाउस अरेस्ट में सिंस Jan 30, 2017। तो अब जब कोर्ट के सामने ये केस आया हियरिंग के लिए, तो पाकिस्तानी अथॉरिटीज यही कह रही है कि ही इज स्प्रेडिंग टेररिज्म इन द नेम ऑफ जिहाद, के जिहाद के नाम पे ये टेररिज्म स्प्रेड कर रहा है। तो ये है रिगार्डिंग, तो ये जुडिशियल रिव्यू बोर्ड के सामने ये मैटर है। तो इज बीन अंडर हाउस अरेस्ट, फिर रिलीज कर दिया, फिर से ये हाउस अरेस्ट में।
फिर अगला न्यूज आइटम है ओवर 1000 डिस्प्लेस्ड इन शेलिंग नियर एलओसी। तो ये पाकिस्तानी अथॉरिटीज अब बॉम्बिंग कर रही है इन द एलओसी रीजन, नियर द एलओसी रीजन। तो काफी सारे सिविलियंस यहाँ से उनको हटाना पड़ा है, वो केस भी सामने है। फिर अगला है रुपीज 11,000 करोड़ टू बी स्पेंट ऑन रोड्स इन नक्सल हिट एरियाज। तो गवर्नमेंट ने नई स्कीम 2016 में इनिशिएट की थी, रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज। तो अराउंड 44 डिस्ट्रिक्ट इसमें सिलेक्ट की गई है जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से अफेक्टेड है या एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट। इनमें अब रोड डेवलपमेंट किया जाएगा। तो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर ही ये स्कीम को एक वर्टिकल लाया गया है। तो ये स्कीम इम्प्लीमेंट की जाएगी ताकि इस रीजन में सिक्योरिटी कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिस्ट्रिक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है वो इसमें लाया जा सके। तो ये सेंट्रली फंडेड है, सेंटर स्टेट फंडिंग साथ में होगा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और ये स्कीम में इवन मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स भी डेवलप किए जाएंगे। हालांकि ग्राम सड़क योजना में मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स नहीं आते, नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे तो आते ही नहीं, इवन मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स नहीं आते, पर इसमें लाए जाएंगे कंसिडरिंग द स्पेशल सिचुएशन के यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर काफी लैगिंग है। तो ये स्कीम लाई गई है। फिर अगला है इंडिया होप्स टू विन चाइनीज हार्ट्स विथ मैंगोज। तो इंडिया चाइना बायलैटरल रिलेशंस में ये एक एक्सपोर्ट जो कमोडिटी है मैंगो एक्सपोर्ट को हाईलाइट किया जा रहा है। तो चाइना ने मार्केट एक्सेस दिया है इंडिया को मैंगो के लिए सिंस 2004, बट मैंगो एक्सपोर्ट्स इंडिया से काफी कम रहे हैं। तो बहुत कम एक्सपोर्ट्स यहाँ पे होते हैं, सिर्फ 24,000 वर्थ मैंगोज यहाँ से एक्सपोर्ट हुए। तो ये है, और टोटल इंडिया मैंगो एक्सपोर्ट करती है अराउंड 317 करोड़, लेकिन चाइना में बहुत कम पहुंचते। हालांकि चाइना थर्ड लार्जेस्ट मैंगो इंपोर्टर है ग्लोबली, फिर भी इंडिया से बहुत कम जाते। इसीलिए अब मैंगो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाएगा चाइना में, इवन साउथ कोरिया में ये फर्स्ट टाइम मैंगो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाएगा ताकि इंडिया यहाँ पे अपना मार्केट बना सके फॉर मैंगोज। फिर अगला है IIT बॉम्बे गिव्स अ लेग अप टू थर्मल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। सो ये थर्मल इमेजिंग जो टेक्निक है यहाँ पे IIT बॉम्बे साइंटिस्ट ने डेवलप किया है इंडिया में पहली बार। तो ये 2010 में इनिशिएट किया गया था ये प्रोजेक्ट, इसको DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने फंड किया है। तो ये थर्मल इमेजिंग होता क्या है कि नाइट विजन जो होता है, नाइट विजन जो मिलिट्री सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, सर्वेलेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो नाइट विजन कैमराज जो है वो इस थर्मल इमेजिंग के बेसिस पे फंक्शन करते हैं, क्योंकि तब लाइट नहीं होती। तो जनरली कैमराज जो है वो लाइट के वेवलेंथ के बेसिस पे वर्क करते हैं। तो ये नाइट विजन कैमराज जो है ये इंफ्रारेड सेंसर्स इसमें होते हैं। तो इंफ्रारेड सेंसर्स ये जो हीट है, एनर्जी, इंफ्रारेड एनर्जी को वो सेंस करते हुए इमेजेस बनाते और नाइट विजन पॉसिबल होता है। तो ये फर्स्ट टाइम इंडिया ने भी ये थर्मल सेंसर्स यूज करके थर्मोग्राफिक कैमरा डेवलप किया। ये तो इसको इंफ्रारेड कैमरा भी कहते हैं। ये देख सकते हैं लाइट वेवलेंथ का जो है ये रेंज में होते हैं 400 to 700 नैनोमीटर। इंफ्रारेड कैमरास जो होते हैं वो ये 14,000 नैनोमीटर्स के रेंज में फंक्शन करते हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है माइनॉरिटी स्टेटस ओनली इफ ट्रस्ट एनरोल ऑन नीति साइट। तो नीति आयोग ने ये पोर्टल बनाया है, ऑनलाइन पोर्टल एनजीओ दर्पण। तो ये लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि जो भी एनजीओज गवर्नमेंट फंडिंग चाहते हैं उनको एनजीओ दर्पण पे रजिस्टर होना होता है। तो उनको सारी डिटेल्स यहाँ पे देनी होती है। तो वो था, तो और तब ये कहा गया था कि जो एनजीओज, जो एंटिटीज गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं चाहते उनको यहाँ पे रजिस्टर होना जरूरी नहीं है। पर अब गवर्नमेंट ने एक और नोटिफिकेशन लाया, उन्होंने कहा है कि सारे माइनॉरिटी स्टेटस वाले एजुकेशनल ट्रस्ट सोसाइटीज जो है उनको एनजीओ दर्पण पे रजिस्टर होना कंपलसरी है, उनको गवर्नमेंट फंडिंग चाहिए हो या ना चाहिए। तो ये अभी नोटिफिकेशन सामने आया। तो हर एक ट्रस्ट सोसाइटी को एक यूनिक आईडी दिया जाता है नीति आयोग पोर्टल पे, तो वो इनके लिए होगा। अगर इंडिविजुअल रन इंस्टीट्यूशन है तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से 2004 में बनाई गई थी और इन्होंने माइनॉरिटी स्टेटस सर्टिफिकेट्स काफी सारी स्कूल्स और कॉलेजेस को दिए। तो ये सबको अगर अपना माइनॉरिटी स्टेटस सर्टिफिकेट रखना है तो उनको यहाँ पे रजिस्टर होना कंपलसरी है। तो वो है, और माइनॉरिटी स्टेटस है फिर उनको काफी रिजर्वेशन होता है, 50% रिजर्वेशन होता है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स के लिए। तो वो यहाँ पे उनको फैसिलिटी मिलती है। तो वो यहाँ पे ये न्यूज में है। फिर अगला न्यूज आइटम है डिफाइंग वार्निंग्स, नॉर्थ कोरिया फायर्स येट अनदर मिसाइल। तो यूएस ने काफी प्रेशर्स डाले, फिर भी अब नॉर्थ कोरिया ने और एक बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट फायर किया। इवन रिसेंटली साउथ कोरिया में भी न्यू लीडर आए हैं, तो उन्होंने कहा था कि हम डायलॉग करेंगे नॉर्थ कोरिया के साथ और सोल्यूशन निकालेंगे। लेकिन अब और एक बैलिस्टिक मिसाइल
टेस्ट फायर की गई, पर यूएस अथॉरिटीज कह रही है कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं थी। तो नॉर्थ कोरिया इंटरकॉन्टिनेंटल ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाना चाहती है ताकि वो यूएस को अटैक कर सके। तो वो है, तो ICBM के लिए एटलीस्ट 5500 किलोमीटर का रेंज तो चाहिए होता है, तो वो उन्होंने अभी तक नहीं अचीव किया। ये काफी फ्यू कंट्रीज है, थोड़ी कंट्रीज है जिनके पास ये कैपेबिलिटीज है, जैसे रशिया, USA, चाइना, इवन इजराइल ने डेवलप किया है, हालांकि वो बोलती नहीं है। नॉर्थ कोरिया भी डेवलप किया है, और जो है एक इंडिया ने भी डेवलप किया। इंडिया की अग्नि 5 मिसाइल जो है वो ICBM है। तो ये न्यूज आइटम है। फिर अगला न्यूज आइटम है, सेंटर में एग्जीक्यूट प्रपोज सोशल सिक्योरिटी लॉ इन फेजेस। तो लेबर मिनिस्ट्री ने लास्ट ईयर अनाउंस किया था कि वो सोशल सिक्योरिटी लाएंगे, तो लेबर कोड नया लाया जाएगा जिसके अंदर सारे वर्कर्स जो है, वर्कफोर्स, पूरा वर्कफोर्स जो कंट्री का, उनको सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में लाया जाएगा। मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड है कि एग्रीकल्चरल वर्कर्स है, सभी के सभी। तो अब गवर्नमेंट ने कहा है कि ये लेबर मिनिस्ट्री ने बताया कि ये फेजेस में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो फर्स्ट फेज में जो ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्रीज 10 वर्कर्स से कम एम्प्लॉय करते हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। हालांकि 6th इकोनॉमिक सेंसस में ये सामने आया कि 98.62% जो एस्टैब्लिशमेंट्स है इंडिया के टोटल एस्टैब्लिशमेंट्स में से 98.62% ऑर्गेनाइजेशंस एग्रीकल्चरल हो या नॉन एग्रीकल्चरल हो, लेस देन 10 वर्कर्स ही एम्प्लॉय करती है। तो इन सब पे फिलहाल एप्लीकेबल नहीं होगा, आगे फेजेस में ये एक्सटेंड किया जाएगा। तो इवन जो ये सोशल सिक्योरिटी मतलब कि उनको पेंशन मिलेगी, आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट जो मिलते हैं, या मेडिकल बेनिफिट्स वाइल इन सर्विस जो मिलेगी, वो उनको मिलेगी। तो इवन जो प्रोविजंस है, जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी ये मैंडेटरी है सिर्फ वो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, फैक्ट्रीज के लिए जिसमें एटलीस्ट 20 वर्कर्स हो। और इवन एम्प्लॉय स्टेट अश्योरेंस इंश्योरेंस एक्ट जो है, तो मेडिकल बेनिफिट्स के लिए भी यहाँ पे ये भी एप्लीकेबल है फॉर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एटलीस्ट 10 वर्कर्स हो। तो ये फिलहाल इनके लिए एप्लीकेबल है, तो अभी ये गवर्नमेंट एक्सटेंड करना चाहती है। फिर अगला लास्ट न्यूज आइटम है GST, व्हाट स्टिल नीड्स टू बी डन। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये इनिशिएट करने के लिए काफी टाइम से हमने स्टेप्स लिए हैं। GST काउंसिल बनाई गई, ये काफी सारी मीटिंग्स हुई, अराउंड 13 मीटिंग्स हो चुकी है। नेक्स्ट मीटिंग अब May 18-19 को शेड्यूल है। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मतलब सारे टैक्सेस जो सारे गुड्स पे भी सर्विसेज पे भी लगते हैं, उन सबको सब्ज्यूम किया जाएगा एक सिंगल टैक्स। इसका टैगलाइन भी है वन नेशन वन टैक्स। तो सेंटर अलग टैक्स लगाए, स्टेट अलग टैक्स लगाए, तो उसकी वजह से टैक्स इंसिडेंस काफी बढ़ जाता है और फिर कमोडिटी के प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्सेस को रैशनलाइज करते हुए ये जो रिफॉर्म लाया जा रहा है। तो काफी पहले 2003 में केलकर टास्क फोर्स ने ये रिकमेंड किया था, फिर तब कांग्रेस गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्टर P चिदम्बरम जी ने भी ये इनिशिएट किया। इवन जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए, एम्पावर्ड कमिटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स भी बनाए गए, तो ताकि GST इंप्लीमेंट किया जा सके। इवन बिल लाया गया इसके ऊपर, पर देन गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो नेक्स्ट नया बिल लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था ये, क्योंकि टैक्सेशन प्रोविजंस भी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू होते, तो वहां पे अमेंडमेंट वहां किया गया। GST काउंसिल के लिए प्रोविजन किया गया और GST काउंसिल बनाई गई जिन्होंने फाइनलाइज किया कि सेंट्रल GST कैसे होगा, स्टेट GST कैसे होगा, इवन इंटीग्रेटेड GST, यूनियन टेरिटरीज के लिए GST, ये सारा जो है इंटरस्टेट GST सब फाइनलाइज करके सारे बिल्स जो है वो सेंट्रल पार्लियामेंट ने भी पास किया है, और स्टेट GST बिल्स जो है वो सारे स्टेट्स को भी पास करने हैं। तो ये होने के बाद ही फिर GST इंप्लीमेंट किया जाएगा। GST इंप्लीमेंट करने की डेडलाइन जो अब है वो है 1 जुलाई से इंप्लीमेंट करना है GST। और इसको GST इंप्लीमेंट करने के लिए सारे ऑर्गेनाइजेशंस को ऑनलाइन भी आना होगा, कंप्यूटराइज करना होगा, क्योंकि सारे ट्रांजैक्शंस कंप्यूटराइज्ड होने चाहिए। तो क्या होता है इसमें कि हर एक लेवल पे टैक्सेशन लगता है, मतलब वैल्यू एडेड टैक्सेशन है ये। तो पहले वैट जो था वो वैट सिर्फ गुड्स पे था, तो अब वैट भी इसके अंदर सब्ज्यूम किया जाएगा, ये सारे टैक्सेस इसमें सब्ज्यूम किए जाएंगे, आप देख सकते हो। तो ये सर्विस टैक्स है, ऑक्ट्रॉय एंट्री टैक्स, ये ब्लू में जो है, ब्लू मतलब ये स्टेट के टैक्सेस है, तो सेंट्रल टैक्सेस एज वेल एज स्टेट टैक्सेस जो सारे ये है आप देख सकते हैं, ये सब सब्ज्यूम किए जाएंगे। एंटरटेनमेंट टैक्स भी, लेकिन जो स्टेट्स लगाती है, जो लोकल बॉडीज टैक्स लगाती है वो एक्सक्लूडेड है, वो GST के अंदर नहीं आती। इवन बेसिक कस्टम ड्यूटी इज नॉट अंडर GST, सेस ऑन बेसिक कस्टम ड्यूटी भी एक्सक्लूडेड है, कस्टम्स एक्सक्लूडेड है, एक्साइज ड्यूटी इसके अंदर आएगी। तो वो है, तो ये जो है ये सारे टैक्सेस जो सब्ज्यूम किए जाएंगे, तो ये वैल्यू एडेड टैक्स होगा, मतलब कि हर एक स्टेज पे जो कमोडिटी है उसको पर टैक्स लगेगा, जो वैल्यू एडिशन किया जाता है उस पर टैक्स लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन है, तो कॉटन के ऊपर टैक्स लगा, देन उसके बाद कॉटन से यान बनाया गया,
तो जो वैल्यू एडिशन किया गया सिर्फ उस एस्पेक्ट पे टैक्स इंसिडेंट होगा। फिर जो ध्यान से समझो, क्लॉथ बनाया गया तो सिर्फ वैल्यू एडिशन पे टैक्स, क्योंकि प्रीवियस स्टेज पे टैक्स ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है, तो पूरे पे फिर से हर बार टैक्स नहीं लगाना है, सिर्फ वैल्यू एडिशन जो है उस पे। क्लॉथ से अगर गारमेंट बना तो उस पे, ऐसे तो वो करके वैल्यू एडिशन टैक्स होगा। तो मतलब हर स्टेज का कनेक्टिविटी जरूरी है, मतलब हर चीज ऑनलाइन होगी, कनेक्टेड होगी, तो पूरा टैक्सेशन सिस्टम समझ में आता है, तो टैक्स कंप्लायंस भी इंक्रीज होगा, मतलब हर एक को टैक्सेशन भरना होगा। क्योंकि अगर आप कोई भी स्टेज पे आप फर्ज करोगे तो आप जिससे सोर्स कर रहे हैं, जिसको प्रोवाइड कर रहे हैं अपना गुड्स या सर्विसेज, वहां से ये पकड़ा जाएगा। तो इससे टैक्स कंप्लायंस भी इंक्रीज होगा और इवन टैक्स इंसिडेंस कम होगा, क्योंकि सिर्फ वैल्यू एडिशन पे टैक्स है। तो सबके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा, गवर्नमेंट का भी टैक्सेशन कलेक्शन इंक्रीज होगा। तो ये जीएसटी है। अब ये देखेंगे हम, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो अब जो ये न्यूज आइटम है फिलहाल, उसमें ये मेंशन है कि जीएसटी टैक्स काउंसिल का अभी और एक मीटिंग है मई 18-19 को, तो तब और भी इश्यूज है कंसर्न से, उसको फाइनलाइज किया जाएगा। इवन स्पेसिफिक टैक्सेशन परसेंटेज कितना होगा हर कमोडिटी के लिए, वो भी फाइनलाइज नहीं किया गया। सिर्फ टैक्स स्लैब्स फाइनलाइज किए गए हैं। थोड़े जीरो रेटेड गुड्स भी है जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, और हर एक स्लैब में कौन सी कमोडिटी स्पेसिफिकली कौन से टैक्स स्लैब में होगी वो फाइनलाइज किया जाएगा। तो ये भी नहीं किया गया, क्योंकि ये भी कंसर्न है कि अगर ये टैक्सेशन अभी से डिक्लेयर किया गया तो जुलाई में इम्प्लीमेंट होने वाला है, तो जिसके ऊपर टैक्स इंसिडेंस कम ज्यादा होने वाला है, तो वो कमोडिटीज का होर्डिंग वगैरह कुछ स्टेप्स लिए जा सकते, तो वो अब तक बताया नहीं गया है, रिवील नहीं किया गया। और जो ये एक पॉइंट है, जो और इश्यूज है जो बिजनेसेस को है, वो यहाँ पे मेंशन है। तो ये आप देख सकते हैं। एक इशू है प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स फॉर सर्विस कंपनीज। तो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो वो जरूरी है कि इंटरस्टेट माना जाएगा या इंट्रास्टेट बेसिस पे किया जाएगा इनके लिए। तो इंटीग्रेटेड जीएसटी टैक्स उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा कि नहीं, तो वो रूल्स के ऊपर क्लैरिफिकेशन सर्विस कंपनीज मांग रही है। फिर और एक इशू है बिलिंग एड्रेस अगर शिपिंग एड्रेस से अलग है, तो फिर वो जीएसटी और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो फिर रूल्स कैसे एप्लीकेबल होंगे उनके ऊपर, तो वो भी क्लैरिफिकेशन चाहिए। ई वे बिल, ये भी हमने कल भी डिस्कस किया था कि ई वे बिल जो है, तो वे बिल्स लाए जाते हैं, तो वे बिल्स मतलब सबको दिए जाते हैं, टू द जो प्रोवाइडर है, सोर्स को भी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी, और रेसिपिएंट, तो सबको ये ई वे बिल प्रोवाइड किया जाता है। ई वे बिल रैशनलाइज रिकंसिलिएशन होगा, इसका मतलब क्लोज होगा जब ये रिसीवर उसको फाइनली एक्सेप्ट करेगा। तो कई बार ये केसेस आते हैं कि वो एक्सेप्ट नहीं किए जाते और फिर ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट रह जाता है। अब जीएसटी नेटवर्क चाहिए, क्योंकि ये जीएसटी इंप्लीमेंट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बैकबोन बनाया गया है। तो इसके अंदर तो ई वे बिल्स ही हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वे बिल्स जनरेट हो गए, यूनिक आईडी होगा, तो उसको कंप्लीट कैसे होगा, उसका रिकंसिलिएशन कैसे होगा। अगर ट्रांजैक्शन रेसिपिएंट ने एक्सेप्ट नहीं किया तो ये फिर ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होता, तो उसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन चाहिए। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए भी कंसर्न है, क्योंकि अपने उनको पूरा जीएसटी इंप्लीमेंट करने के लिए अपना पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज करना होगा, क्योंकि उसके बगैर ही हो नहीं सकता, क्योंकि हर इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिए एक HSN कोड डेवलप होता है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो ये 10 डिजिट कोड है, पहले 4 डिजिट कैटेगरी बताते हैं, तो सेम कैटेगरी कमोडिटीज के कोड्स फर्स्ट 4 सेम हो गए, बाकी के डिजिट्स स्पेसिफिकली कौन सा प्रोडक्ट है वो डिनोट करते हैं। ये पूरा सिस्टम ऑनलाइन आईटी के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इंप्लीमेंट होना है। तो सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी अपना ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू वो फंक्शन करते हैं, उसको भी रिवैम्प कर रहे हैं ताकि वो जीएसटी के साथ अलाइन हो सके। तो अगर ये रूल्स के ऊपर क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा तो उस हिसाब से ERP सिस्टम भी डेवलप किया जा सकता है और उसको फिर टेस्टिंग किया जाएगा। तो अभी काफी कम टाइम है, तो इसीलिए जल्द से जल्द बिजनेसेस क्लैरिफिकेशन मांगते हैं कि जीएसटी काउंसिल ये क्लैरिफिकेशन दे। तो ऑफकोर्स ये फिर से न्यूज में आएगा जब क्लैरिफिकेशन भी आएंगे, तो तभी भी हम ये डिस्कस करेंगे। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।